हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं बायोस्टैट्स के बारे में। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिक्स ऑफ बायोस्टैट्स। हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर न्यूमेरिकल टाइप बायोस्टैट्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस तरीके का एग्जाम, इस तरीके के क्वेश्चंस नेट एग्जामिनेशन में नहीं आते। बेसिकली जो कुछ भी क्वेश्चन नेट या गेट एग्जामिनेशन में आते हैं, हम बेसिकली वो पार्ट, और जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, बेसिकली हम उस पार्ट को ही फोकस कर रहे हैं। So, if someone says what is a biostatics, so we can define that basically biostats is we can say use of stats or use of tool of stats basically to answer the questions related to the research, especially in medicine, biology, public health. For example, there may be a problem that we have developed some kind of drug. क्या ये drug है वो जब हम इसको यूज़ करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो ये काम करेगी या नहीं करेगी, ये किसी डिजीज़ को क्योर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके लिए पहले हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी ज़रूरी है। या लेट्स से कि कोरोना है, कोरोना के लिए हमने कोई एक नई ड्रग डेवलप की है, लेट्स से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, एंड इस ड्रग क्लोरोक्विनिन को देने के बाद जो परसेंट रिकवरी हो रही है पेशेंट्स के अंदर, हाउ दिस परसेंट रिकवरी इज डिफरेंट फ्रॉम दोज पेशेंट्स विच आर कंट्रोल मीन्स जिनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन नहीं दी जा रही है। इस तरीके के आंसर्स हमें तभी मिल पाएंगे व्हेन वी यूज अ टूल्स ऑफ स्टैटिक फॉर अ बायोलॉजिकल स्टडीज, दैट इज कॉल्ड एज biostats. In other words, we can also say that biostats, basically it is a branch of statics which deals with the data related with a living organism, and from living organism means it research भी related to the microbes, viruses, इन सब से किसी से भी related हो तो उसे biostats के अंदर study किया जाएगा। Okay, so this is about the definition of biostats. तो काम की बात यह है कि किसी भी तरीके की रिसर्च करें, उसको वैलिडेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमें स्टैटिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, सो विद दिस वी स्टार्ट आवर टॉपिक अबाउट द बायोस्टैट्स. So basically, as I have already defined, biostat, it involves basically the methods which are specific for collecting and analyzing data. यानी बायोस्टैट्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है कि पहला जो काम की बात है कि आप डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डाटा, एंड बिकॉज किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन विच इज ड्रॉन आफ्टर अप्लाइंग द बायोस्टैटिक. और सेकंड इज कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, इसको आप किस तरीके से एनालाइज करने वाले हैं. सो किसी भी तरह की रिसर्च आप क्रिएट करते हैं, उसमें रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पहला, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, और दूसरा, उन डाटा को आप एनालाइज कैसे करेंगे. तो इस पूरे जो भी मेथड्स हैं, किस तरीके से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पर कुछ इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट निकालते हैं, उसको हम बायोस्टैट्स में डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ जो सबसे पहला पार्ट है बायोस्टैट के अंदर, या कैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं. पहली बात कि जो डाटा आप कलेक्ट करने वाले हैं वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव. नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव डाटा जिसमें कोई क्वांटिटी ना हो, यस नो, एब्सेंट प्रेजेंट, इस तरीके की बात हो, यानी जहां पर आंसर आपका वर्ड्स के अंदर हो, तो उसे क्वालिटेटिव डाटा कहा जाएगा. जैसे कि आपको बायोस्टैट समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप इसे यस या नो में जवाब देंगे. और जैसे कि अगर आपको कहा गया कि बायोस्टैट्स को आप 0 से 10 के ऑर्डर में रैंक करें, तो उस कंडीशन के अंदर बेसिकली अब आपके कुछ क्वांटिटी आ गई, तो फिर उसे हम क्वालिटेटिव कहने की बजाय क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे. तो दो तरीके हो सकते हैं पूछने के लिए कि आपको ये अब तक चीज़ समझ आई या नहीं आई, येस और नो के फॉर्म में, तो ये क्वालिटेटिव हो गई, या रेट इट इन द इंडेक्स ऑफ 0 to 10, देन ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव डाटा हो गया. सो बेसिकली डाटा को हम दो तरीके से बांट सकते हैं. डाटा है वह क्वालिटेटिव हो सकते हैं, जिसमें हम आंसर यस नो वगैरह में देंगे. क्वालिटेटिव डाटा भी वापस दो सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज नॉमिनल. नॉमिनल के अंदर देर आर 2-3 और लिमिटेड ग्रेड्स जिसमें हमें डाटा को रखना होता है. जैसे कि किसी एक फॉर्म के अंदर कॉलम है जेंडर, तो वहां पर 2 या 3 ऑप्शंस रखे जा सकते हैं.
जैसे कि मेल फीमेल या मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसी तरीके से हेयर कलर के लिए भी कुछ लिमिटेड आपके पास या भी नॉमिनल कुछ चॉइसेस हो सकती है, जैसे हेयर कुड बी ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, वाइट एटसेट्रा। उसके बाद जो नॉमिनल डाटा है इसमें किसी तरीके का ऑर्डर नहीं होता। आप मेल पहले रख सकते हैं, फीमेल पहले रख सकते हैं, इंटरजेंडर जो भी ट्रांसजेंडर पहले रख सकते हैं। लेकिन जो ये क्वालिटेटिव डाटा है इसके अंदर एक वेल डिफाइंड ऑर्डर हो तो फिर इस तरीके क्वालिटेटिव डाटा को हम ऑर्डिनल कहते हैं। तो नॉमिनल के अंदर देयर इज नो ऑर्डर, while ordinal they have a some particular kind of order. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं या किसी भी तरीके का आप क्लोथिंग खरीदने जा रहे हैं, मेंस वेयर वुमेन्स वेयर, उसके अंदर एक डिफाइंड ऑर्डर होता है। जैसे स्मॉल के लिए एस, मीडियम, लार्ज, इवन एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, एक्सएसएल, तो ये एक डिफाइंड ऑर्डर है। इसी तरीके से लेट्स से आप पिज़्ज़ा को परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 3 तरीके चॉइसेस आपके पास हो सकती है कि स्मॉल पिज़्ज़ा, मीडियम पिज़्ज़ा एंड लार्ज पिज़्ज़ा। तो हम कह रहे हैं डाटा है वो किस तरीके के हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव, जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो बिना किसी ऑर्डर के हो सकते तो उसे नॉमिनल कहा जाएगा। इफ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर तो उसे ऑर्डिनल कहा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? पर बायोस्टैट्स में हम जिस डाटा के साथ डील करने वाले हैं वह ज्यादातर डाटा क्वांटिटेटिव है। ओके, मोस्ट ऑफ देम दे आर क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा कुड बी इंटरवल टाइप और क्वांटिटेटिव डाटा कुड बी रेशियो टाइप। चाहे वह इंटरवल टाइप हो चाहे वह रेशियो टाइप हो, दोनों ही डाटा हैं उनको मेजर किया जा सकता है। दे कुड बी मेजर्ड इन सम काइंड ऑफ क्वांटिटी। जो इंटरवल डाटा है उसके अंदर बस इतनी सी बात है कि जीरो नहीं आता। जैसे टाइम को मेजर करने की यूनिट्स 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ये तो नहीं हो सकता कितना टाइम होगा, 0 सेकंड, 0 सेकंड टाइम नहीं हो सकता है। टाइम जो भी आप मेजर करना शुरू करेंगे देयर वुड बी सम फ्रैक्शन ऑफ असाइंड। सो अ क्वांटिटेटिव डाटा व्हिच डू नॉट इंक्लूड जीरो आर रेफर्ड टू एज द इंटरवल। जैसे दूसरा रेशियो, रेशियो भी बिल्कुल क्वांटिटेटिव डाटा है बट इट ऑल्सो इंक्लूड जीरो। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर कुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, इवन इट कुड बी 10 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके के डाटा जहां पर जीरो भी क्वांटिटेटिव डाटा जहां जीरो भी इंक्लूड किया जाए तो उन्हें रेशियो कहा जाता है। सो एक तरफ हो गए आपके पास, इधर की तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ हो गया आपके पास क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में भी दो चॉइसेस हो गए, नॉमिनल और ऑर्डिनल। दूसरा आपके पास हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में भी आपके पास दो चॉइसेस हो गई, इंटरवल और रेशियो। इंटरवल और रेशियो के अंदर बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। इंटरवल वाला जो डाटा है इसके अंदर क्या है कि जीरो इंक्लूड नहीं होता। रेशियो के अंदर बेसिकली डाटा के अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है और इवन माइनस वाली वैल्यू है वो भी रखी जा सकती है। तो आप डाटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे उसमें से पहला कि डाटा जो कलेक्ट करने वाले हैं वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि डाटा जो आप कलेक्ट करने वाले हैं वह प्राइमरी है, प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या है कि अगर डाटा आप खुद ही फील्ड में जाकर कलेक्ट करने वाले हैं, जो सैंपल है उसको आप कलेक्ट सैंपल से डाटा कलेक्ट करने वाले हैं तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहा जाएगा। लेकिन अगर डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है, सम अदर हैज ऑलरेडी कलेक्टेड, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट वुड बी रेफर्ड टू एज सेकेंडरी डाटा। सो आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर कुछ इन्फरेंस निकाले, प्राइमरी डाटा। लेट्स से वेबसाइट के ऊपर ही पहले से कोई पोल है किया हुआ है, कोई डाटाबेस अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का डाटाबेस अवेलेबल है डिफरेंट वेबसाइट्स, और उन डाटा का इस्तेमाल कर आप कुछ रिजल्ट्स को कंक्लूड करना चाहते हैं तो विल सी दैट नाउ यू आर यूजिंग अ सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा is you yourself, it's collecting a data. In secondary data there is already some data which is being used by you to, we can say, interpret some conclusions। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जो डाटा जिसको आप कलेक्ट करना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्टिव तरीके के हैं या एक्सपेरिमेंटल तरीके के हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप किसी तरीके का रिसर्च नहीं करते, सीधे जो आपके पास डाटा अवेलेबल है उन डाटा को आप कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सपोज एक मान लें कि इफ यू मूव टू वन यू कैन से गार्डन एंड वहाँ पर कोई 10 प्लांट्स हैं, उन 10 प्लांट्स की सीधी आप हाइट कलेक्ट कर लेते हैं, देन इट वुड बी रेफर्ड टू एज डिस्क्रिप्टिव विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन।
दूसरा तरीका हो सकता है कि उन 10 में से दो जो प्लांट्स हैं उनको आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट ना दें, उन्हें कंट्रोल कहा जाए, लिमिटेड अमाउंट उसको नेचर के भरोसे छोड़ दें। बाकी के जो 8 प्लांट्स हैं उनको लेट से आप कुछ एक पर्टिकुलर तरीके का नरिशमेंट, न्यूट्रिशन या फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें और देन यू कंपेयर दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट। तो फिर विल से दैट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इन डिस्क्रिप्टिव डाटा आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता, आप कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सीधे डाटा ऑब्टेन कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्रोल and then there is some experimental data where you give some kind of treatment and then you compare it with the control. Okay, तो ये पहली बात हुई कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने डाटा एक बार कलेक्ट कर लिया है, अब अगर डाटा आपने कलेक्ट कर लिया तो इस डाटा को आप एनालाइज किस तरीके से करने वाले, हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस डाटा। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो डाटा को एनालाइज कैसे किया जाए ये वापस इस बात पर डिपेंड करता है कि जिन डाटा की आप बात कर रहे हैं वो डाटा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव तरीके का है। ओके, तो अगर डाटा आपके क्वांटिटेटिव तरीके के हैं, यानी कुछ नंबर के अंदर, फिगर के अंदर डाटा अवेलेबल है, तो यू विल यूज वैरायटी ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। कई सारे स्टैटिकल टेस्ट या टूल्स हम पढ़ने वाले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इन वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। मीन, मोड, मीडियन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, फिर टी टेस्ट, इनके बारे में बात करेंगे। सो क्वालिटेटिव डाटा के लिए कई तरीके के हम ये कह सकते हैं स्टैटिकल टूल्स अवेलेबल है जो कि वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं। अगर ये डाटा क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव यस, नो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरीके के डाटा है, तो वहां पर थीमेटिक एनालिसिस की जाती है। थीमेटिक एनालिसिस का मतलब कि लेट्स से मैंने कुछ थ्योरेटिकल ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है किसी पर्टिकुलर सैंपल या पॉपुलेशन के बारे में। सो थीमेटिक डाटा कुड बी, सॉरी, क्वालिटेटिव डाटा कुड बी इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यस, नो के फॉर्म में हो सकती है। जो क्वालिटेटिव डाटा है दिस कुड बी इन सम काइंड ऑफ, यू कैन से, इंटरव्यूज, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, इस तरीके से भी हो सकता है। और इवन दिस कुड बी इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जो कुछ भी हमारे पास कौन ये कह सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा है, इस डाटा को हम जो काम की चीजें हैं उनमें से यूजफुल जो इंफॉर्मेशन है वो ड्रॉ करते हैं, जिसे हम डाटा रिडक्शन कहते हैं। मतलब सिलेक्शन के दौरान हम सिर्फ, मतलब पूरी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, उनमें काम की ऑब्जर्वेशन फोकस करते हैं। पूरा इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसमें से काम की चीज़ें हम बार बार फोकस करते हैं। फिर उनमें से जो काम की इंफॉर्मेशन है उनमें से डाटा को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि लेट्स से कि अभी कोरोना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हैं, वह आकर हमें पूरे दे हैव वो वी कैन से एड्रेस्ड द अस मींस कंप्लीट इंडियन सिटीजन्स। तो जो कुछ भी हमारे पास उनका टोटल लेट्स से 30 मिनट्स का पूरा टॉक था या पूरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, उसमें से काम की चीज़ें क्या है उनको हमने बाहर निकाली, तो उसे हम कहेंगे डाटा रिडक्शन। और ये जो काम की चीज़ें आई उनमें से हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर देंगे, इनमें से कोई चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो हो सकता है मोदी जी ने 3-4 बार ये कहा होगा बी से बी होम, घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें, खुद भी स्वस्थ रहें रखें और दूसरों की भी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसमें से कौन से वर्ड्स को उन्होंने कितनी बार इस्तेमाल किया है उसको इंटरप्रेट करते हैं इन फॉर्म मैट्रिक्स, ग्राफ, नेटवर्क या चार्ट्स की। जो उनकी टोटल आपके पास इंटरव्यू था, उस टोटल इंटरव्यू में इस वर्ड को कितनी बार उन्होंने इस्तेमाल किया है कि प्लीज स्टे एट होम। और उसके बेसिस पर अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि बेसिकली जो मोदी जी है उन्होंने जो हमें बात कही है सिटीजन्स को, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये था कि दे वांट टू से दैट ऑल सिटीजन शुड बी सेफ, दे शुड स्टे होम। वो लॉकडाउन को हम कह सकते हैं कि ओबे करे, ये उनका मेन कंक्लूजन था। तो इस तरीके के एनालिसिस को हम थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं, जहां पर कोई इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में से हम काम की कुछ इंफॉर्मेशन, डाटा को रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि उनमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको हम डिस्प्ले करते हैं और फिर कोई कंक्लूजन से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बात हुई हमारे स्टैट्स। तो स्टैट्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो कि आप डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, कलेक्ट कैसे, डाटा है कैसे, उनको कलेक्ट कैसे करेंगे और डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, बायोस्टैट्स के अंदर ये सब तो थ्योरेटिकल बात हुई। बायोस्टैट्स के अंदर जो हम सबसे पहले
पहली बात जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि स्टैट्स के अंदर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट तरीके के मेजर्स होते हैं. वन इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड अनदर इज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. जो भी बायोस्टैटिकल टूल्स हैं उन बायोस्टैटिकल टूल्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो जो अब बेसिकली हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो बायोस्टैटिक्स हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है. दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन चीजें आने वाली है. दैट इज जिसको आप काफी अच्छी तरीके से जानते हैं. वन इज मीन, अनदर इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में basically there are three terms which we are going to discuss. One is mean, another is median and third one is mode. Basically measures of central tendency के अंदर ये वह नंबर या फिगर है जो कि टोटल डाटा में एक सेंट्रल या मीडियन या मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो डाटा में भी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, पर इसमें से मिड वैल्यू कहां पर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी टर्म जो इस्तेमाल की जाएगी दैट इज रेफर्ड टू एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यानी डाटा का एवरेज कहां आता है, कौन सा डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है, या मिड ऑफ डाटा कहां पर आता है, इस चीजों को रिप्रेजेंट करने इन चीजों को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो मीन जिसको हम आगे एवरेज भी कहेंगे, ये एक्चुअली ये बताता है कि सभी डाटा में को अगर हम ऐड कर नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करें तो वैल्यू कहां पर लाई करेगी. मीडियन के अंदर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. सेंट्रल पोजीशन पर कौन से डाटा आते हैं उससे मीडियन कहेंगे. और कौन सा डाटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है उस पर्टिकुलर सैंपल में, दैट वुड बी रेफर्ड टू एज मोड. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट वी कैन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है. सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है मीन. तो जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट इज मीन, मीन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मीन जैसा यहां पर लिखा हुआ है, मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सैंपल और अ पॉपुलेशन. ठीक है. कि पहली बात उस पर्टिकुलर सैंपल में कितनी वैल्यूज है, लेट्स से 10 वैल्यूज हैं और उनका सम कितना है, लेट्स से 200 है. तो जो सम आया 3 + 5 + 7 8 9 जो भी है सम ऑफ द डाटा, इसमें जो भी डाटा है उनका 2 3 4 5 इन सब का पहले तो सम करें, सबको सम करें और जितने डाटा हैं उनको उससे डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या जाएगा मीन. और मीन का सिंबल क्या है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 इस तरीके से जितने भी डाटा होंगे उन सबको ऐड करो और n से डिवाइड कर लो तो आपके पास मीन आ जाएगा. तो मीन निकालना तो सबसे आसान है, हम स्टार्टिंग से ही मीन निकालते आ रहे हैं, इसमें आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डाटा है 13 18 13 14 13 16 14 21 13. इसका अगर हमें मीन निकालना है तो हम कैसे मीन निकालेंगे, निकाल सकते हैं, ट्राई करें. तो सबसे पहला तरीका तो क्या होगा, जितने डाटा हैं उन सब डाटा को ऐड कर लें. सो वी हैव टू ऐड ऑल दीज डाटा 13 18 13 सबको हमने ऐड किया और टोटल डाटा कितने हैं आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 9 डाटा. तो इन 9 डाटा को पहले आप ऐड कर दें. 9 डाटा का एडिशन किया तो कैसा है 135 और जितने डाटा है उसको उतने से डिवाइड कर लें. सो हम ये कह सकते हैं हर जो टोटल 9 डाटा है उन सब के हिस्से में एवरेज नंबर कितना आ रहा है, दैट इज 15. सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एवरेज. इज इट क्लियर. तो ये बात हुई मीन के बारे में. मीन निकालना सबसे आसान है, जितने डाटा हैं उन सबको ऐड करो और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर लो, यू विल गेट अ मीन. देन सेकेंड इज मीडियन. मीडियन बेसिकली जो हमारे डाटा है, डाटा में रेंज फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम. मीडियन से हम डाटा को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सो मीडियन को पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास डाटा है उन डाटा को एक
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। लेट्स से हम ह्यूमन हाइट की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल 150 सेंटीमीटर का, लेट्स से दूसरा इंडिविजुअल 160 सेंटीमीटर का है, तीसरा 170 सेंटीमीटर का है, चौथा 180 सेंटीमीटर का है, ये 170 का है, ये 180 का, और ये लेट्स से 190 सेंटीमीटर, ये भी 180 सेंटीमीटर का, लेट्स से। ये इस तरह की कंडीशन हमारे पास देखने को मिल रही है। तो अब इसके अंदर मीडियन कहां पर आएगा, तो हम देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 और 5, तो मिड वैल्यू तो ये आई, इसका मतलब मीडियन हमारे पास क्या हो गया 170। सो अरेंज करें डाटा को, और डाटा को अरेंज करने पर जो एग्जैक्ट मिड वैल्यू आती है उसे हम मीडियन कहेंगे। ओके, सो व्हाट इज मीडियन, इसकी डेफिनेशन भी यहां पे लिखी हुई है, द वैल्यू सेपरेटिंग द हायर हाफ ऑफ द सैंपल, सो दिस इज अ हायर हाफ ऑफ द सैंपल फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द सैंपल, दिस इज द लोअर हाफ ऑफ द सैंपल, उसे हम कहेंगे मीडियन। तो मीडियन दो हाफ में डिवाइड कर लेता है, उससे ऊपर वाले डाटा हायर वाले हैं, उससे लोअर वाले डाटा लोअर साइड में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को लोअर साइड से हायर साइड में अरेंज करना पड़ेगा। अगर इवन नंबर में है हमारे पास, यानी अगर आप दो मतलब 5 की बजाय 6 डाटा होते हैं, यानी लेट्स से यहाँ पर एक और ह्यूमन हम यहाँ पर रख लेते, एक और ह्यूमन को यहाँ पर रख लें जिसकी हाइट 190 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दो बीच के अंदर एवरेज है, क्योंकि दो इधर की तरफ छोड़ लें, आप दो इधर तो छोड़ लें, बीच में भी दो आए, इवन नंबर के अंदर फिगर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, और 170 और 180 का एवरेज लेने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 175। सो वी विल से दैट मीडियन इज 175 बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द डाटा इन टू इक्वल हाफ। सो इवन नंबर के लिए भी हम मीडियन को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अब हम इसको एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखें, डाटा हमारे पास यहाँ पर ऑड नंबर में दे रखे हैं, डाटा ऑड नंबर में क्या दे रखे हैं 13 13 इस तरीके से कुछ डाटा है, फिर 14 14 16 18 21, टोटल हमारे पास 9 डाटा है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले है कि इन डाटा को आप एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है, जैसे देयर आर 13, तो हमने पहले ये 13 रखा, देन अगेन 13 13, इसको भी हमने यहाँ पर प्लेस किया, इस 13 को भी हमने यहाँ पर प्लेस किया। ओके, देन देयर आर 14, इस 14 को हमने यहाँ पर प्लेस किया, इस 14 को भी हमने यहाँ पर प्लेस किया, देन 16, देन 18 एंड देन देयर आर 21। ऑल डाटा वर ऑलरेडी वी कैन से दैट दे वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो टोटल डाटा कितने हैं 9। तो इसमें सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी, तो आप देखेंगे 4 इधर से छोड़ दें, 4 इधर से छोड़ दें, दिस इज द सेंट्रल वैल्यू, तो मीडियन वुड बी 14। ओके, सो कौन सा मीडियन होगा, तो मीडियन वुड बी एग्जैक्ट मिडल, एंड एग्जैक्ट मिडल यहां पर इस तरीके का रहा है, तो 9 का मिडल क्या होगा, तो 4 डाटा इधर से छोड़ दें और 4 डाटा इस साइड से छोड़ लें, तो जो 5th वाला डाटा है दैट वुड बी एक्टिंग एज अ मीडियन। डाटा जैसे इवन नंबर में हो, लेट्स से अब 9 की बजाय 10 डाटा है, तो यहां पर अब मिडिल वैल्यू 10 की जब बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसकी बात करेंगे तो इधर की तरफ से भी अगर आप 4 डाटा को छोड़ें, इधर की तरफ भी अगर आप 4 डाटा को लीव करें, तो मिडल में 2 डाटा आ गए 5 एंड 6। ओके, तो बेसिकली नाउ दीज 2 डाटा विच आर एट मिडल दे विल एक्ट एज अ मीडियन। फॉर एग्जाम्पल इनको हमने अरेंज किया, तो अरेंज करने पर इनमें डाटा 1, इसमें डाटा नंबर 5 और 6 दोनों मीडियन आए। तो इवन नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो 5 पर क्या है 13, 6 पर क्या है 14, और इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2। सो यू विल से दैट इट इज 27 डिवाइड बाय 2, एंड 27 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 13.5। सो ऑड नंबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू आएगी। इवन नंबर में है तो जो दो मीडियन वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकालें, दैट विल गिव यू अ फाइनल मीडियन वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर? देन ये बात हुई मीडियन के बारे में। मीडियन हमने कहा कि जो डाटा है उनको एग्जैक्टली इक्वल 2 हाफ में डिवाइड करता है, इस हाफ में और इस हाफ में, दैट इज रेफर्ड टू एज मीडियन। सो मीडियन इज अ मिड वैल्यू व्हिच इज डिवाइडिंग द डाटा इनटू 2 हाफ्स। पर हमेशा डाटा, कंप्लीट सेट ऑफ डाटा को दो ही पोर्शंस में, दो ही फ्रैक्टाइल्स में डिवाइड किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पर हो सकता है इस पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, और इस तरीके से डिवाइड किया जाए 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो देन दे वुड बी रेफर्ड टू एज क्वार्टाइल्स।
तो फर्स्ट क्वार्टाइल मींस 0 से 25% रीजन आ जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल में 26 से 50%, थर्ड क्वार्टाइल के अंदर 51 से 75% और फोर्थ क्वार्टाइल के अंदर 76 to 100%। सो जो कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको 4 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो उसे कहा जाएगा क्वार्टाइल। मीडियंस में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से जो कंप्लीट डाटा है उनको अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसे डेसाइल्स कहा जाएगा या डेकाइल्स कहा जाएगा, जिनको T1, T2, T3, T4, T5 इस तरीके से कहा जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और अगर उन्हें 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो उसे परसेंटाइल कहा जाता है। जैसे गेट एग्जाम में कहते हैं ना मेरे 75 परसेंटाइल आए, 80 परसेंटाइल आए, 90 परसेंटाइल आए, तो जो कुछ भी मार्क्स हैं उनको टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके बेसिस पर हम जो स्कोरिंग करते हैं या फ्रैक्शंस निकालते हैं दैट इज रेफर्ड टू एज परसेंटाइल। Okay, so percentile में डाटा है they are divided into 100 equal parts. Okay, then moving to the third we can say measure of central tendency that is mood. तो mood याद रखना भी बड़ा आसान है। mood का मतलब है फैशन, फैशन का मतलब कि पूरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से कौन सा डाटा सबसे फ्रीक्वेंट है। Okay, the data which is most frequent would be referred to as mode, or which we will see that in a fashion. Okay, so the mode is the number that is repeated more often than any other number. For example, यहाँ पर हम डाटा के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है और हम टिक लगाते जाएं। 6 तो 6 पर हमने एक टिक लगा दिया, फिर 3 पर हमने एक टिक लगाया, फिर हमने 9 पर एक टिक लगा दिया, फिर हमने वापस 6 पर दूसरा टिक लगाया, फिर एक और 6 आया तो यहाँ पर एक और टिक कर दिया, फिर 5 पर हमने एक टिक लगा दिया, 9 पर हमने एक और टिक लगा दिया और 3 पर हमने एक और टिक लगा दिया। तो आप देख सकते हैं 9 2 बार रिपीट हुआ है, 6 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 5 एक बार रिपीट हुआ है और 3 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है? 6। सो विल से दैट मोड इज 6 बिकॉज इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। जो सबसे फ्रीक्वेंट होता है दैट इज रेफर्ड टू एज मोड। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट। जैसे कि ये हमारे पास कुछ डाटा है, इनमें आपको मोड पता करना है। तो मोड कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। सबसे पहले हम डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें ये पता करना बहुत आसान हो जाएगा कि सबसे फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट होगा वो पास पास में आ जाएगा। जैसे पहले हमने 3 लिख दिया, फिर हमने 5, फिर हमने 7 से ज़्यादा बड़ा आप देखेंगे सीधा 12 आ रहा है, 12 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। 12 के बाद हमने और देखा हायर 13 आया, 13 के बाद हमारे पास 14 आया, उसको रख दिया, फिर 20 आया, उसको भी हमने रख दिया, 23 यहाँ पर भी आया, 23 ये एक और आया, 23 3 बार आया और ये 23 4 बार आया, 23 को भी हमने यहाँ पर रख लिया, फिर 29 आया, 20 हम यूज़ कर चुके हैं, 29 आया, उसको भी हमने यहाँ पर लेकर आ गए, 39 आया एक बार तो उसको भी हम यहाँ पर लेकर आ गए, 40 आया यहाँ पर, उसको भी हम यहाँ पर, और 56 को भी यहाँ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट नंबर यहाँ पर है दैट फ्रीक्वेंट नंबर इज 23। सो वी विल से दैट मोड इज 23। इज इट क्लियर? तो मीन एवरेज है, मीडियन वह वैल्यू जो डाटा को एग्जैक्ट 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करती है, और मोड वह वैल्यू जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जो ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज्यादा बार आती है, दैट इज रेफर्ड टू एज मोड। ओके, अब जरूरी नहीं कि हमेशा कोई एक पर्टिकुलर तरीके की ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज्यादा बार आए। हो सकता है एक से ज्यादा तरीके की ऑब्जर्वेशंस दे मे हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि द ऑब्जर्वेशन इज अ बाइमोडियल। अगर 2 से ज्यादा मोड हो तो उसे हम मल्टीमोडियल भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर देखें कि 1 एक बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 6 भी 3 बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 2 बार आ रही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 भी 2 बार आ रही है। ये भी 3 बार, सॉरी ये भी 3 बार आ रही है और ये भी 3 बार आ रही है, 4 2 बार ही आ रहा है। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहेंगे, बाइमोडियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह अगर कुछ डाटा इस तरीके से होता है, लेट्स से 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 ऐसा कुछ होता है, तो
अब हमारे पास इन ऑब्जर्वेशन को अरेंज करते तो अरेंजमेंट किस तरीके से आता है, इनको अरेंज करने पर हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर 1 एक ही बार रिपीट है, 2 2 बार रिपीट है, 3 3 बार रिपीट है, 4 वापस एक बार रिपीट है, 5 3 बार रिपीट है, 6 एक बार रिपीट है, 7 वापस 3 बार रिपीट है, 8 और 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पीक्स आएंगे, ट्राइमोडियल कंडीशन देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफन जो ज़्यादातर नेचुरल पॉपुलेशंस में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती है वह यूनिमोडियल होती है, पर ऐसा हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है। बाइमोडियल कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है और आपको मल्टीमोडल कंडीशन है वह भी देखने को मिल सकती है। चलो हम आगे बात करते हैं। अब आपको ये कुछ डाटा दे रखे हैं, इस डाटा के अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों पता करने हैं। तो फटाफट पता करो। सबसे पहले मीन निकालो। निकला मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 को लिखा यहाँ पर, ओके। फिर हमने 1 के बाद 6 लिखा यहाँ पर, 1। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 लिखा, सॉरी 1 से पहले 3 बार 4 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर 5 लिखा, फिर हमने 6 2 बार लिख दिया, फिर हमने 7 इस डाटा के अंदर नहीं, डाटा में थोड़ा सा मिसमैच है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 21 9 नहीं है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। अब इसको अरेंज करें, तो इसको ऐड करने पर सबसे पहले एडिशन कितना आ रहा है वो देखें। 1 4 4 4 12 प्लस 1 इज 13 प्लस 5 18 18 is 26 18 और 6 24 30 37 एंड 8 45। सो टोटल कितना है 45। टोटल डाटा कितने हैं, टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So sum total of data is given, it is 45 and total number of observation is 9. So mean would be 45 divided by 9. So mean आपके पास कितना आ गया 5। मीडियन, मीडियन के लिए डाटा को हमने अरेंज कर ही दिया है। तो मिड वैल्यू कहाँ पर आ रही है, तो एक इधर से छोड़ दो, सेंटर अपना आ जाएगा, दूसरी वैल्यू को भी छोड़ दो, तीसरी वैल्यू को भी छोड़ दो, चौथी वैल्यू को भी छोड़ दो, ये आ गया आपके पास मीडियन। तो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है, जो डाटा को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, दैट इज द 5। ओके, मोड को कैसे पता करेंगे, वो तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डाटा कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डाटा कौन से हैं आप आराम से पता कर सकते हैं। यह 4 4 4 3 बार रिपीट हुआ यहाँ पर, तो इस कंडीशन विल से दैट मोड वुड बी 4। ठीक है, मीन के लिए एवरेज निकालना है, मीडियन के लिए उनको आप अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, जो सेंट्रल वैल्यू आएगी दैट वुड बी रेफर टू एज मीडियन। मोड के लिए आप क्या करें, डायरेक्टली उन डाटा को देख लें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है। इस केस में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट डाटा है दैट इज बेसिकली 4। ओके, देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पर दूसरी बात आती है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस से हमारा क्या मतलब है, वॉट वी नॉर्मली एक्सपेक्ट, हम नॉर्मली क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे डाटा, किसी भी तरह का डाटा है, वो इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व दिखाई देना चाहिए। इस तरीके की बेल शेप्ड कर्व आता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। इसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। चाहे वो ह्यूमन हाइट हो, चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, किसी भी तरीके की बात हो, तो हमारे पास तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है कि कुछ डिविएशन दिखाई दे। हो सकता है आपके पास जो लोअर साइड वाले डाटा हैं वह ज्यादा देखने को मिले, हायर साइड वाले डाटा कम देखने को मिले, या हो सकता है हायर साइड वाले डाटा ज्यादा देखने को मिले और लोअर साइड वाले कम देखने को मिले। तो विल सी दैट डाटा दे आर स्क्यूड। Okay, so what is skewness? So we will say that skewness is a measure of the extent to which a probability distribution of a real valued random variables
लीन्स टू वन साइड ऑफ मीन, तो मीन के इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है या मीन से इधर की तरफ लाई कर रही है। ओके, सो अगर बिल्कुल स्क्यूनेस नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कहेंगे स्क्यूनेस इज जीरो, बट देयर कुड बी अ स्क्यूनेस, देयर कुड बी एन पॉजिटिव स्क्यूनेस, जिसे हम राइट स्क्यूनेस भी कह सकते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओके, सो स्क्यूनेस का मतलब क्या सारे डाटा मीन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किए जा रहे हैं, या ज्यादातर डाटा मीन के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। अगर ज्यादातर डाटा मीन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है तो हम कहेंगे डाटा है वो स्क्यूड है, डाटा है वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। होना क्या चाहिए, मीन से 50% डाटा इस साइड में होना चाहिए और 50% डाटा दूसरी साइड में होना चाहिए। मीन इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए सारे ऑब्जर्वेशंस को, पर ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं होता तो विल से द स्क्यूनेस। चलो इसको थोड़ा और हम एग्जांपल से समझ लें। जब किसी तरीके का स्क्यूनेस ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक स्कूल के अंदर जाते हैं और वहां पर स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करते हैं। हम स्टूडेंट की हाइट को मीटर से मेजर कर रहे हैं, 0.9 मीटर, 1.1 मीटर, 1.3 मीटर, 1.5, 1.7, 1.9 और 2.1 मीटर। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया। 0.2 मीटर इंटरवल्स हमने रखा। तो हम व्हाट यू विल फाइंड दैट बहुत कम स्टूडेंट्स 0.9 मीटर वाले होंगे, उससे थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स 2.1 पर होंगे, उससे भी ज्यादा हाइट 1.3, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में दिखाई देंगे 1.5 मीटर वाले हैं। उसके बाद 1.7 और कम हो गए, 1.9 वाले एक्सट्रीम और कम है, 2.1 उससे भी कम है। ओके, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इन सब का मिड वैल्यू निकालें तो मिड वैल्यू आपके पास कहां पर आ रही है, मिड वैल्यू इधर की तरफ से भी 3 डाटा छोड़ दें, मीडियन को निकाला तो मीडियन आपके पास कितना आ रहा है 1.5, और इनका जब आप एवरेज लेंगे यानी जो भी वैल्यू है 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1 उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द यू कैन से एवरेज विल बी 1.5। और आप देखेंगे कि उस स्कूल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर आल्सो 1.5, यानी इस केस में मीन, मोड और मीडियन तीनों ही एक जैसे हो। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब कभी भी होगा तो जो मीन है वह मोड के बराबर होगा, मीन है वह मीडियन के बराबर होगा, एंड डाटा को दो इक्वल हाफ में लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एग्जैक्टली इट कुड बी डिवाइडेड टू इक्वल हाफ। सो दिस इज व्हाट वी सी इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मीन डिवाइड्स द डाटा इनटू इक्वल हाफ्स। ओके, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इसे हम कहेंगे डाटा में किसी तरीके का स्क्यूनेस नहीं है। और जब किसी तरह की स्क्यूनेस नहीं होती तो मीन इज इक्वल टू मोड होता है एंड मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है। तीनों ही एक ही जगह पर कंसाइड करते हैं। सो व्हेन डाटा दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वी कैन से दैट मीन इज इक्वल टू मोड, मोड इज इक्वल टू मीडियन। और कर्व कैसा आएगा उसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक अ बेल। सो इस तरीके से बेल जैसा है तो वी विल से दैट दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व। सो देयर इज अ यू गेट अ बेल शेप्ड कर्व। ओके, सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो ज्यादातर जगहों पर नेचुरल पॉपुलेशन में या सैंपल्स में देखने को मिलता है, पर हमेशा ऐसी ही कंडीशन हो कोई जरूरी नहीं। डाटा है वह राइट साइड स्क्यूड हो सकते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकते हैं। राइट साइड स्क्यूड को हम पॉजिटिवली स्क्यूनेस भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक दूसरी ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि किसी मेट्रो सिटी के अंदर जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, और जो सैलरी है उसको हम जो इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी है सैलरी के अंदर और इधर की तरफ सपोज हमारे पास इनकम है और इनकम हम रुपीज के अंदर बात कर लेते हैं, इन रुपीज या इन 1000 ऑफ रुपीज। ओके, इन 1000 ऑफ रुपीज में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे मेट्रो में लोग होंगे जिनकी पॉपुलेशन की इनकम 10,000 है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम है वह 20,000 के आसपास है। उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन का पार्ट ऐसा होगा जिनकी इनकम 30,000 है। लेट्स से हमने ये देखा कि उस सिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग हैं उनकी जो इनकम है वो 30,000 है। उससे वापस कम कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम 40,000 है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 50,000 भी है, कुछ
और भी कम लोग हैं जिनकी इनकम 60,000 है, 70,000 वाले भी हैं, 80,000 वाले भी हैं, 90,000 वाले भी हैं, 1 लाख वाले भी हैं, 1,10,000, और वो कम होती जाएगी, वो पॉपुलेशन और कम होती जाएगी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उन सब की इनकम को ऐड कर कर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हमारे पास मीन सपोज 50,000 आया। ओके, लेट्स से मीन हमारे पास 50,000 रुपीज आया। पर आप यहां पर देख रहे हैं ज्यादातर जो इनकम ग्रुप है वह मीन के इस साइड में लाई कर रहा है। ज्यादातर इंडिविजुअल्स इस तरीके के जिनकी जो सैलरी है वो 20,000 से 40,000 है। सो यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट इस कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी वाले लोग 50,000 वाले नहीं, मीन के बराबर नहीं है। इस केस के अंदर हमारे पास जिसको हम मोड कह रहे हैं, मोड कहां पर आ रहा है, 30,000 के आसपास। ज्यादातर लोग जो हैं वह लोअर सैलरी ग्रुप वाले हैं, और जो उस डाटा की टेल हम मान लें कि इसको एक रैट मान लें समझने के हिसाब से कि दिस इज लेट्स से सम काइंड ऑफ रैट और सम एनिमल, और ये उसकी टेल है जो लॉन्ग टैपरिंग टेल है। ओके, लेट्स से इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लें। तो टेल इज टू द राइट साइड ऑफ, टेल इज टूवर्ड द राइट साइड ऑफ अ मीन। लॉन्ग जो टेपरिंग टेल है वह मीन के राइट साइड में हो, ऐसे कंडीशन को हम राइट या पॉजिटिव स्क्यूड डाटा कहते हैं। राइट साइड या पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा के अंदर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है उनमें ऑब्जर्वेशंस लोअर वैल्यू वाली है, बहुत कम ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हायर वाली है। जैसे अगर हम सैलरी की बात करें तो बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो हायर सैलरी वाले होंगे। ओके, सो राइट साइड के अंदर आप देखेंगे कंडीशंस के अंदर, राइट साइड के अंदर कि इस कंडीशन के अंदर हमेशा मोड सबसे इधर आएगा, फिर उसके बाद बीच में कहीं पर मीडियन आएगा। टोटल डाटा को हम दो इक्वल हाफ में जहां से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद मीन आएगा। ओके, तो सॉरी इसको सिंबल हमारा चेंज हो गया। जैसे मोड से ज्यादा बड़ा मीडियन होगा, मीडियन से भी ज्यादा बड़ा मीन होगा। जैसे इस केस के अंदर मोड हमारे पास लगभग 30 के आसपास आ रहा है, मीडियन हमारा 40 के आसपास आ रहा है और मीन हमारा 50 के आसपास आ रहा है। इस तरह की कंडीशन हो तो इसे हम कहेंगे कि इट इज अ पॉजिटिव स्क्यूड डाटा। इज इट क्लियर? सो पॉजिटिव स्क्यूड डाटा के अंदर मीन से स्मॉलर मीडियन और मीडियन से भी स्मॉलर मोड होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा है वो होते हैं जो लोअर साइड वाले होते हैं। ओके, आगे बात करें, इसे हम राइट स्क्यूड डाटा कहेंगे। इसी से लेफ्ट हैंड स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें। लेट्स से मैंने एक बहुत सिंपल सा टेस्ट रखा बायोस्टैट्स का। जो टेस्ट था वो 100 मार्क्स का था। क्योंकि टेस्ट बहुत सिंपल सा था इसलिए फ्रीक्वेंसी इस एक्सिस पर मैंने ड्रॉ की। पता गया 20 मार्क्स कितनों का आया, तो बहुत कम लोगों का आया। 30 मार्क्स बहुत कम लोगों का, 40 मार्क्स और थोड़े ज्यादा लोगों का, 50 मार्क्स और थोड़े ज्यादा लोगों का, 60 मार्क्स और भी ज्यादा लोगों का आया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 70 मार्क्स के आसपास हैं। उसके बाद 80 मार्क्स वाले और कम हैं, 90 वाले और भी कम हो सकते हैं, और 100 वाले नेग्लिजिबल हो सकते हैं। ओके, सो यहां पर व्हाट यू आर फाइंडिंग इज कि सब वैल्यूज को लेकर एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो मीन आपके पास 50 आया। पर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा है वह 70 के आसपास है, और जो सबसे फ्रीक्वेंट डाटा होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी रेफर्ड टू एज मोड। और यहां पर हमारे बीच में क्या आ गया, मीडियन, जो कि डाटा को दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता है। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि इस बार मीन से ज्यादा मीडियन है। मीन इसमें 50 था, मीडियन सपोज 60 आ रहा है, और मोड है वह सपोज 70 आ रहा है। यानी इस बार वापस उस तरीके का रैट इधर भी बना लें, और इस बार रैट की टेल किस साइड में है आप आराम से पता कर सकते हैं। द टेल ऑफ रैट इज टूवर्ड द लेफ्ट साइड।
long tapering tail is toward the left side of mean, and if long tapering tail is toward the left side of the data, then such is referred to as left or negative skewed data. ओके, ये बात समझ में आई? इसे हम नेगेटिव या लेफ्ट स्क्यूड डाटा कहते हैं। तो डाटा में कोई स्क्यूनेस नहीं हो सकती। डाटा के अंदर जो लोअर वैल्यूज वाले हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम राइट स्क्यूड कहेंगे। डाटा के अंदर हायर मीन से हायर वैल्यू वाले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, उस कंडीशन को हम लेफ्ट स्क्यूड पॉपुलेशन कहते हैं। हमें यहां पर ये पता लगाना स्क्यूनेस के लिए कि लॉन्ग जो टेल है, टेपरिंग जो लॉन्ग इस तरीके से यहां से तो शार्प खत्म हो रहा है, लॉन्ग टेपरिंग टेल वो मीन के किस साइड में है? अगर वो राइट साइड में तो राइट स्क्यूड कहा जाएगा, वो लेफ्ट साइड में तो उसे लेफ्ट स्क्यूड कहा जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं अब हम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं अब तक जो हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो नेट में क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपना दिमाग लगाएं। पहला स्टेटमेंट पढ़ें आप पहले। Following are statement to depict relationship among measures of central tendency in a skewed data set. Skewed है, लिखा गया है पॉजिटिव स्क्यूड डाटा सेट में मीन इज मोर। तो पहले तो पता होना चाहिए पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या है। पॉजिटिव स्क्यूड के लिए मैंने कहा कि दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज राइट स्क्यूड। पॉजिटिव इज राइट, ओके। तो राइट स्क्यूड का मतलब पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हमारे पास इस तरीके का होता, ये नॉर्मल होता तो विदाउट एनी स्क्यूनेस, इसको हम राइट कहेंगे, इस साइड को हम लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहेंगे, इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड पॉपुलेशन भी कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा यानी राइट साइड स्क्यूड डाटा का मतलब इस तरीके की बात हो गई। राइट साइड में लॉन्ग टेल है, ये यहां पर मीन आ गया, इसका मतलब यहां पर मोड रहा होगा और सॉरी मीडियन रहा होगा और यहां पर मोड रहा होगा। सो मोड लोअर साइड में है, ऐसा होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? इन पॉजिटिव स्क्यूड डाटा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। यस, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। यस, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ए बिल्कुल सही बात है, ए सही बात है। इन पॉजिटिव स्क्यू डाटा सेट, अब दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती, तो बी वाले ऑप्शन को यहां से डिडक्ट कर लें। ए एंड बी दे कैन नॉट बी टुगेदर, और ए सही है तो बी सही हो नहीं सकता, ये ऑप्शन भी हमारे पास गए। सी में लिखा है नेगेटिव स्क्यूड डाटा सेट। नेगेटिव स्क्यूड का मतलब जो जहां पर टेल है वह लेफ्ट साइड में, यानी इस तरीके के डाटा सेट तो नेगेटिव स्क्यूड कहा जाएगा। जो टेल लॉन्ग टेल है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो उसे हम नेगेटिव स्क्यूड कहेंगे। इसका मतलब इस बार मोड यहां पर आ जाएगा, दिस वुड बी द मोड एंड दिस वुड बी द मीन। बीच में कहीं पर मीडियन भी आप रख सकते हैं। सो नेगेटिव स्क्यूड डाटा सेट में मीन ज्यादा होता है, नहीं मीन तो ज्यादा पॉजिटिव स्क्यूड में होता है, इसलिए गड़बड़ हो गया। इन नेगेटिव स्क्यूड डाटा सेट मोड इज मोर। यस, मोड वुड बी द हायर, मतलब कुछ वैल्यू ले सकते हैं आप 50, 60, 70, तो ऑब्वियसली मोड वुड बी मोर एज कंपेयर टू मीडियन। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड व्हाट यू मीन बाय नेगेटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब जो ज्यादा होना नहीं है, स्क्यूनेस का मतलब है कि टेल किधर की तरफ है। अगर टेल पॉजिटिव साइड में राइट साइड में है, लॉन्ग टेपिंग टेल विच रिफ्लेक्ट्स द डाटा which is lesser frequent. If it is on positive side or would be referred to as right skewed. If a long tapering tail which represents a very low frequency of data, a long tapering tail is toward the left side, or it is referred to as negatively skewed population. Okay, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो आप लोग। इस बार दिसंबर में ही आया क्वेश्चन, दिसंबर 2019 असम वाले पेपर में, और इवन दोनों ही जगहों पर आया, असम वाले पेपर में भी आया और ये अपना नॉर्मल नेट वाले पेपर, दोनों जगहों दिसंबर 2019 में भी और असम में भी अपेयर हुआ। पढ़ें एक बार। फीमेल फिडलर क्रैब प्रेफर अ मेल फिडलर, तो फीमेल है वह मेल फिडलर क्रैब्स को प्रेफर करती है, बट विद अ लार्ज क्लॉज ओवर मेल्स विद अ स्मॉलर क्लॉज। इफ द सिलेक्शन प्रेशर एक्सर्ट्स स्ट्रॉन्ग रिजल्टिंग इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लॉज साइज। क्योंकि यहां पर हमारे पास लार्ज, यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं कि ये स्मॉल है, ये मीडियम है लेट्स से, और ये लार्ज है।
और प्रेशर की वजह से ज्यादा प्रेफर किसको किया जा रहा है, लार्ज साइज के क्लॉज को प्रेफर किया जा रहा है। इसका मतलब अब आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है, मतलब ये आपका राइट स्क्यू है या लेफ्ट स्क्यू है, पहले आपको ये पता लगाना है। आप पता लगा सकते हैं, और अगर वो आपने पता लगा लिया तो फिर आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑब्वियसली नाउ यहां पर कहीं पर इसका मीन है, ओके। और मीन से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप टेल इधर की तरफ है तो इस टेल कुछ इधर की तरफ आ गई, लॉन्ग टेपरिंग टेल इधर की तरफ आ गई, ये दिस इज लॉन्ग टेपरिंग टेल एंड ये हम बना लेते हैं इसका, ओके, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेल मीन के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में देखो आप, तो ये इस साइड में टेल है, टेल इज ऑन दिस साइड, और टेल इस साइड में है तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट इज, वी विल से दैट इज अ लेफ्ट स्क्यू, या हम इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव स्क्यू। हालांकि यहाँ पर लेफ्ट या नेगेटिव स्क्यू पूछा नहीं, इतना पता हो तो भी आपका काम तो बन ही गया। लेफ्ट स्क्यूनेस जब कभी भी होगी तो आप देखेंगे मीन है, और ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डाटा है वह होते हैं मोड, बीच में हमने कहा कि हमेशा क्या आएगा, मीडियन आएगा। तो मीन से ज्यादा क्या है, मीडियन, और मीडियन से भी ज्यादा क्या है, मोड। तो हमारा आंसर क्या आया कि मीन से ज्यादा मीडियन, मीडियन से ज्यादा मोड। तो ये ध्यान रखें। और वैसे भी लॉजिकली देखो कितना सिंपल सा है कि सबसे बड़े साइज वाले क्लॉ सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसका मतलब फैशन में कौन होंगे उस पॉपुलेशन में, फैशन में वो होंगे जिनके पास बड़े क्लॉज हैं, और फैशन यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं उसे मोड कहा जाता है। इसका मतलब मोड वुड बी हाईएस्ट, ओके। तो मोड हैज टू बी हाईएस्ट, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ओके। सो अब तक हमने बात की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने डिस्कस किया मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हम रेंज, क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन चार चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ओके। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली ये बताता है कि जो एवरेज वैल्यू है उसके दोनों तरफ डाटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि वन ऑफ कुड बी द रेंज, लेट्स से हमारे पास कुछ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 और 9 है। इन डाटा को अगर हम ऐड कर कर एवरेज निकालें तो हमारे पास एवरेज आएगा 5। और आप देख रहे हैं डाटा कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डाटा 1 से लेकर 9 तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज इज द एक्सट्रीम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू विल गिव यू दैट इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट डाटा माइनस लीस्ट डाटा विल गिव यू अ रेंज। तो इस केस में रेंज कितना आ जाएगा, रेंज वुड बी 9 माइनस 1 दैट विल कम आउट टू बी 8। सो डाटा कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें हाईएस्ट को लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, आपका रेंज आ जाएगा। लेट्स से आपको ये कहा कि राजस्थान के जोधपुर के अंदर इन दिस अप्रैल मंथ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट वुड बी द रेंज, what is the range of temperature in the month of April, निकाल सकते हैं, yes। तो highest is 44, lowest is 20, so 44 minus 20 आपने किया तो आपका वैल्यू कितनी आ गई 20। so range is 24 डिग्री सेंटीग्रेड, that is from highest value से lowest value को माइनस करेंगे आपके पास रेंज आ जाएगी। so this is the simplest, आप आराम से रेंज निकाल सकते हैं। so जैसे डाटा इस तरीके से भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, आप देखें इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। दोनों के अंदर हो सकता है मीन एक जैसा हो, बस दिस इज डाटा सेट ए, लेट्स से यहां से 10
25 और 40 है, यहाँ पर 5, 25 और लेट्स से 65 है। दोनों के अंदर मीन 25 ही, बेल शेप्ड कर्व, पर रेंज कहाँ ज्यादा है अगर कोई पूछा जाए तो? मीन के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्शन ज्यादा कहां पर? केस 1 में या केस 2 के अंदर? दिस इज लेट्स से केस 1 एंड दिस इज केस 2, वेयर यू विल फाइंड मोर डिस्पर्शन ऑफ द डाटा अराउंड मीन। वेरिएंस ज्यादा कहां पर है, ये भी पूछा सकता है। ऑब्वियसली यहां पर डिस्पर्शन ज्यादा दूर तक जा रहा है, ठीक है। तो मीन के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाकी डाटा का, उनको मेजर करने के लिए जो कुछ भी टर्म इस्तेमाल की जाती है उन्हें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहा जाता है। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेंज के बारे में, जो सबसे सिंपलेस्ट है। सेकंड, इट कुड बी अ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, पहला हमने बात की रेंज के बारे में और सेकंड हमने बात की क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले तो जैसे हम फ्रैक्टाइल्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो हमने कहा था कि टोटल डाटा को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन इज बेसिकली अ डिवीजन बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड अ थर्ड क्वार्टाइल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो ये मान लें आपके पास Q3 थर्ड क्वार्टाइल है और ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। ओके, तो एक बार मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। ये आपके पास थर्ड क्वार्टाइल है Q3 और ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे क्वार्टाइल या सेमी क्वार्टाइल रेंज कहेंगे। तो सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां से यहां तक की वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक वाली वैल्यू को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाएगा। दैट इज Q3 minus Q1 would be referred to as interquartile range. So quartile deviation किसके ऊपर based है? It is based upon the differences between the first quartile and third quartile, and this difference between the third quartile minus first quartile is referred to as interquartile range. Okay, so interquartile range को जैसे ही हम 2 से डिवाइड कर लें, यानी Q3 माइनस Q1 हमारे पास जो डाटा है Q3 माइनस Q1, इसको हम 2 से डिवाइड कर लें, तो अब हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। सो फर्स्ट क्वार्टाइल से थर्ड क्वार्टाइल के बीच में यानी Q3 से Q माइनस 1 करें तो उसे क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज लेंगे। नॉर्मल रेंज में क्या था, हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट करना था। इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर Q4 और Q1 की बात नहीं कर रहे हम, Q3 माइनस Q1 कर रहे हैं, जहां पर ज्यादातर डाटा आ जाते हैं। बहुत कम डाटा अब इस रेंज से बाहर आए। मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा दे कम्स इन दिस रेंज रेफर्ड टू एज इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1। और अगर आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हैं। देन तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। बेसिकली स्टैंडर्ड जो डिविएशन है दैट टॉक्स अबाउट द डिस्पर्शन अराउंड अ मीन। मीन के आसपास डाटा किस तरीके से डिस्पर्स्ड है उनको बताने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज standard deviation around a standard mean, it is referred to as standard deviation. Standard deviation का सिंबल सिग्मा है। लो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, तो इसका मतलब ज्यादातर जो वैल्यूज है वो मीन के आसपास ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब द डाटा दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एन वेरी वी कैन से दे आर स्प्रेड ओवर अ वाइड रेंज, बहुत ज्यादा वाइड रेंज तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी लेट्स से अगर आपको कहा गया कि कोई मान लें मीन 10 है और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, और दूसरे के केस के अंदर मीन 10 है और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, यानी ये कोई 20 नंबर का कोई पेपर था, उसमें से एवरेज नंबर स्टूडेंट्स के 10 आए क्लास ए में भी और क्लास बी के अंदर भी, पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला तो एक तरफ मार्क्स का स्टैंडर्ड डिविएशन +2 है, प्लस माइनस 2 है, और एक तरफ प्लस माइनस 5 है।
तो अगर इस बेसिस पर आपको ये पूछ लिया जाए तो कहां पर स्टूडेंट्स में जो मार्क्स आए उनमें डिस्पर्शन ज्यादा है, रेंज ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा कहां पर होगा? ऑब्वियसली केस सेकंड के अंदर। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 10 के जस्ट आसपास ही आए हैं इन क्लास 1। क्लास 2 के अंदर 10 से वह ±5 तक भी डिविएट किए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी वह डिविएट करें। सो ज्यादा रेंज यहां पर है। बेसिकली जो फॉर्मूले के हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास पहले वेरिएंस आए। वेरिएंस आप निकाल लें, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करें तो आपके पास, यानी जो कुछ भी आपका वेरिएंस है उस वेरिएंस का आप क्या करें, स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फिर इसका मतलब वेरिएंस क्या है। तो वेरिएंस कुड बी डिवाइडेड एज इट इज अ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम अ मीन। यानी लेट्स से हमारे पास, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स से हमारे पास कुछ डाटा मान लें 2 4 4 4, ये कुछ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 2 4 4 4 6, ये हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूट। 2 + 2 is 4 4 12 18 24 एंड 6 30। हमारे पास ये डाटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इस डाटा को थोड़ा और कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा इसको कम करके सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डाटा को हम 6 कर लेते हैं। ओके, सो अब हमारे पास 6 12 18 22 26 that is 6 + 6 is 12 + 6 is 18 + 4 is 22 26 28, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, उसको 8 कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास सम टोटल 30 हो गया। ओके, तो हमने कुछ डाटा लिए, चलो आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ। डाटा इज 2 4 4 6 6 8। यानी लेट्स से क्लास के अंदर देयर वर 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स, और 6 स्टूडेंट्स के कोई मार्क्स था, टेस्ट पेपर था, उसमें ये मार्क्स आए। ओके, एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। तो एवरेज आपके पास कितना आएगा, तो एवरेज के लिए आप क्या करें, टोटल सम कर लें इनका। टोटल हमने सम किया 30 डिवाइड बाय टोटल डाटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास मीन आ गया 5। इसे हमने कहा मीन। अब वेरिएंस निकालना है तो पहले हर डाटा का मीन से डिफरेंस निकालें और फिर उसका स्क्वायर करें। तो पहले इसका मीन से स्क्वायर निकालें, तो 2 - 5 दैट इज -3, और हमें क्या करना है फिर -3 का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर। ऐसे ही 4 - 5 1 का स्क्वायर करना है। यहां पर डिफरेंस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर डिफरेंस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर डिफरेंस है वह +1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर +1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर +3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह कुछ वैल्यूज हो जाएगी। इन सबको स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर वापस 1 हो जाएगा, और यहां पर 9 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लें। सो वी विल सी दैट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज x बार माइनस x उसका स्क्वायर, और इन सब का सब्मेशन कर दें। मीन से सबका डिफरेंस, मीन से जो भी x वैल्यू है वो कितनी है वो पहले पता करें, और फिर जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करने के फायदा की वैल्यू माइनस में होगी वो भी प्लस हो जाएगी। ओके, यहां तक बात समझ में। और फिर उसको टोटल जितनी वैल्यूज हैं उनको n से डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल 5 वैल्यूज है तो उनको 5 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास वेरिएंस आ गया। और वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट लें, जो भी वेरिएंस हमारे पास
सैंपल की आई उसका अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर पॉपुलेशन की वेरिएंस की बात करें तो पॉपुलेशन की वेरिएंस के लिए जनरली सिग्मा स्क्वायर किया जाता है, यानी जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन उसका स्क्वायर करें तो दैट वुड बी वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। सो वेरिएंस ऑफ अ सैंपल इज समवॉट डिफरेंट एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज समवॉट डिफरेंट। तो पहले वेरिएंस ऑफ सैंपल निकालें, वेरिएंस ऑफ सैंपल से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर लें तो आपका वेरिएंस इन पॉपुलेशन भी आ जाएगी। सो वेरिएंस बेसिकली आपके पास बताता है कि एवरेज के आसपास डाटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको लेट्स से थोड़ा और हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। सपोज हमारे पास डाटा है 2 2 4 4 5 5 6 6 8 8 एंड सम टोटल ऑफ डाटा इज 50। आप ऐड करेंगे 50। तो मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल आपके पास डाटा का सम टोटल 50 है और टोटल डाटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मीन कैसे निकलेगा, तो मीन वुड बी 50 डिवाइड बाय 5। सो मीन आपके पास आ गया 50। तो पहला काम हो गया, कैलकुलेट द मीन। सेकेंड इज टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ ईच वेरिएबल फ्रॉम द मीन। तो मीन हमने निकाला 5, तो मीन से डिफरेंस यहां पर कितना है, तो दैट वुड बी -3। इसका डिफरेंस कितना आएगा -3, डिफरेंस -1, डिफरेंस -1, जीरो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस, +1 डिफरेंस, और यहां पर +3 और +3 डिफरेंस। ये सब हमारे पास डिफरेंस आ गया। ओके, डिफरेंस फ्रॉम मीन। कुछ वैल्यूज मीन से कम है, वहां माइनस सिंबल आ गया, कुछ वैल्यू मीन से ज्यादा है, वहां पर प्लस है। फिर क्या करें, वैल्यूज को प्लस करने के लिए इनका स्क्वायर कर लें। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 0 का कोई मतलब नहीं है, 1199। अब जो भी ये डिविएशंस है जिसको हम x बार माइनस एक्स है, इनका स्क्वायर किया और इनको ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम करने पर हमारा वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ओके, सो मैं साइड में एक बार हो जाता हूं, इनकी सबकी वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। इज इट क्लियर। फिर हमने कहा अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो जो भी हमारे पास वैल्यूज है 40 को आप टोटल n से डिवाइड कर लें। सिग्मा वेरिएंस निकालने के लिए क्या करें आप, समेशन ऑफ x बार माइनस एक्स को n से डिवाइड कर लें। अब n से डिवाइड करेंगे या n-1 से, वो इस बात पर डिपेंड करता है सैंपल की साइज पर। जब तक सैंपल की साइज स्मॉल है तो n से डिवाइड किया जाता है। जब पॉपुलेशन की बात किया जाए, पॉपुलेशन मतलब जहां पर सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो वहां पर n-1 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट दिस इज ऑफन यूटिलाइज्ड फॉर अ पॉपुलेशन व्हिच इज लार्ज इनफ। If a sample size is small, तो it will simply divide by n, but if sample size is very large, then it is divided by n-1। हम यहाँ पर n से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल डाटा कितने हैं, टोटल सबमिशन आया हमारे पास 40 और टोटल हमारे पास n ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, तो हमारे पास 4 आ गया। ये आया हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस के बाद अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है वेरिएंस, तो इसका क्या करें आप, अंडर रूट ले लें। तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया 2। तो हम कैसे लिखेंगे इस वैल्यू को, कि जो हमारे पास ये डाटा है, इन डाटा की मीन की वैल्यू है प्लस और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है प्लस माइनस कितना निकल कर आया 2। सो दिस इज म्यू, दिस इज सिग्मा। ओके, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। पर स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई। हालांकि इस तरह के कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, पर याद रखें कि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए पहले आपको वेरिएंस निकालना होता है। और वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ अ डाटा फ्रॉम अ मीन divided by the total values. Okay, and standard deviation is simply an under root of a variance. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत याद रखने वाली बात है, रूल ऑफ थंब है, इसी से नेट में क्वेश्चंस आते हैं कि मीन के आसपास अगर हम मीन के आसपास ±1 सिग्मा की वैल्यू ले लेते हैं तो लगभग 64.26% डाटा कवर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 64.26, जिसको कई बार हम 65 भी लिख देते हैं रफ के हिसाब से, 65% के आसपास। इसका मतलब क्या है कि सपोज कहीं पर लिखा है कि
कोई एक क्लास है, उसमें देयर इज अ टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स ओवर 100, लेट्स से टेस्ट 100 मार्क्स का है, जो एवरेज मार्क्स आए वह 50 आए, दिस इज एन एवरेज, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सपोज का 5 का है, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज प्लस माइनस 5. अगर आप वन टाइप ऑफ सिग्मा, वन प्लस माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा ले लें, यानी 45 से लेकर हम ये पता करना चाहते हैं कि 45 से लेकर 55 तक मार्क्स वाले स्टूडेंट क्लास में कितने. बेसिकली 45 का मतलब इट इज -1 सिग्मा एंड 55 का मतलब इट इज +1 सिग्मा. तो आप देखेंगे उस क्लास के अंदर लगभग 64.26% बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इस पर्टिकुलर रेंज में होंगे. ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 35 से लेकर 65, सॉरी, जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से लेकर 60 के बीच में हो. इस बार थोड़ी रेंज बढ़ा दी, यानी इस बार हमने वैल्यू कहां से कहां तक लेकर चले गए, मीन +-2 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ने 5 मानी है, तो ट्वाइस ऑफ अ सिग्मा 5 की बजाय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. सो हम क्या करना चाहते हैं, 50 +-10 की बात करना चाहते हैं. 50 +-10 का मतलब 40 से 60 तक रेंज. तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा के अंदर लगभग 95.44% डाटा कवर हो जाते हैं. जनरली हम 95% कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज, दैट रूल इज कॉल्ड एज 65, 95, 99.7 रूल. अभी हम इसके बारे में बात करते हैं. आपसे ये कह दिया जाएगा कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 35 से लेकर 65 के बीच में रेंज करेंगे. इसका मतलब मीन की वैल्यू कितनी है, वो तो वही है 50. इसका मतलब इस बार वैल्यूज 50 ±15 रेंज कर रही, यानी ये तो तब हो रही जब 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा हो. जब 3 टाइम ऑफ सिग्मा तक जाते हैं, इस रेंज के अंदर लगभग 99 पॉइंट, यानी मीन प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा को कवर करते हैं, तो लगभग 99.72% डाटा कवर हो जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो डाटा है उन्हें आउटलायर्स कहा जाता है, वो बहुत ही रेयर होंगे. आउटलायर्स मींस अभी भी जो डाटा कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें आउटलायर्स कहा जाता है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर्स बहुत कम होते हैं. +3 सिग्मा, -3 सिग्मा, उससे भी बाहर की डाटा हो उनको हम क्या कहेंगे, आउटलायर्स कहेंगे. सो अब +-3 को अगर इंक्लूड कर देते टाइम्स ऑफ सिग्मा मीन में इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर 99.7% क्लास के स्टूडेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे. क्लियर है बात. सो दिस रूल इज रेफर्ड टू एज 68, 95, 99.7 रूल. दैट इज +-1 सिग्मा में 64% डाटा कवर होते हैं, +-2% के अंदर, +-2 सिग्मा के अंदर लगभग 95% डाटा कवर होते हैं, +-3 सिग्मा के अंदर 99.72 कवर होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखना इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये याद कर लीजिए आप कि +-1 ऑफ सिग्मा के अंदर 64%, +-2 ऑफ सिग्मा के अंदर 95% डाटा कवर होते हैं, और +-3 ऑफ सिग्मा के अंदर 99.7% डाटा कवर हो जाते हैं. इज इट क्लियर? This is means how much dispersion is covered in +-1 sigma, +-2 sigma and +-3 sigma in normal distribution. ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर? ये याद रखना है आपको. आगे बात करते हैं अब. सो अभी हमने डिफाइन किया है कि कुछ डाटा ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्सट्रीम रेंज से बहुत ज्यादा, यानी किस तरीके के डाटा है, 3, 5, 7, 9, 11, 5, 3, 4, 8, और कोई डाटा इस तरीके से 26 आ गया. इस तरीके के डाटा जो कि मीन से बहुत ज्यादा दूर हो, इन डाटा को, जिसकी वजह से कुछ इसको इसमें इंक्लूड करते हैं तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटलायर्स. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
एंड डिस्पर्सन विच गिव्स अ मिसलीडिंग इंप्रेशन, जिससे एकदम मीन के अंदर अचानक चेंज आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन में मीन में चेंज आया तो मीन के ऊपर डिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें भी चेंज आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? आउटलायर्स। फॉर एग्जांपल वापस बायोस्टैट्स का मैंने टेस्ट लिया, 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 38, 38 इस तरीके के। पर एक स्टूडेंट के मार्क्स 96 आ गए, या और दूसरा एक कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स 2 आ गए। अगर इस 98 मार्क्स को हम टोटल मार्क्स में ऐड करते हैं तो मीन में भी बहुत तेजी से चेंज आएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी चेंज आएगा। इस तरीके की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आउटलायर्स। सो आउटलायर इज दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन विच इज आइदर मच ग्रेटर or which is much lesser than most of the other values in a data set, उसे आउटलायर कहा जाता है। अब कितना ज्यादा होना चाहिए तब उसे हम आउटलायर कहें? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि आउटलायर उसे कब कहा जाए। सो रूल इज दैट कि एनी डाटा विच इज अ 3 times of or more than 3 times of a standard deviation would be referred to as outlier. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि वापस जैसे हमने कहा कि 100 मार्क्स का कोई पेपर था और उसके अंदर हमारे पास हमने एनालिसिस की और एनालिसिस करने पर हमारे पास इस तरीके से 50 प्लस माइनस 6 ये एवरेज है, स्टैंडर्ड डिवीजन है। और कुछ स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स बता रहा हूं, उस बेसिस पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मार्क आउटलायर है। ठीक है, लेट्स से कुछ किसी का 44 आया, किसी का 46 आया, किसी का 38 आया, किसी का 50 आ गया, किसी का 54 आ गया, किसी का 64 आ गया, किसी का 68 आ गया, किसी का वापस मान लें 40 आ गया। तो इनमें से आउटलायर कौन सा है? किसको आउटलायर कहा जा सकता है? लाइक करो। सो क्या पता करना है आपको? आउटलायर के लिए 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा होना चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज 6, 18। सो प्लस माइनस 18 इस रेंज से भी बाहर हो तो उसे आउटलायर। प्लस माइनस 18 मतलब 50 से 18 माइनस किया, 15 में से 18 माइनस करने पर आपके पास आ गया लेट्स से 32 और प्लस 18 ऐड किया तो हमारे पास 68। इस रेंज के अंदर जो भी डाटा है उनको हम जनरली आउटलायर्स नहीं कहते। और यहां पर देख रहे हैं कि सभी डाटा इसी रेंज में लाई करते हैं, इसलिए वी विल से दैट नन ऑफ देम इज आउटलायर। लेकिन ये कोई डाटा इस तरीके का होता, लेट्स से ये कोई डाटा हमारा इस तरीके का होता 79, तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस 3 सिग्मा की रेंज से बाहर आ रहा है, दिस वुड बी नाउ रेफर्ड टू एज आउटलायर। सो हम आउटलायर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मीन निकालें डाटा का, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें, और वह डाटा जो प्लस माइनस 3 सिग्मा में कवर नहीं हो रहा है उसको हम क्या कह देंगे? आउटलायर कह देंगे। और जितने ज्यादा आउटलायर्स होंगे वो डेफिनेटली मीन को अफेक्ट करेंगे, वो स्टैंडर्ड डिविएशंस को भी अफेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स से हम बिना कैलकुलेशन किए ये कह दिया जाए कि इसमें आउटलायर क्या होगा। लॉजिकली सॉल्व करना, हमें न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले तो डाटा को यानी प्रोबेबिलिटी कौन सा आउटलायर है, तो सबसे पहले तो डाटा को अरेंज कर लें। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डाटा कौन से हैं इसमें से देख लेते हैं, 55, 55, 54। तो सबसे पहले हमने लिया डाटा को 54, फिर डाटा हमने ले लिया 55, फिर वापस डाटा एक और 55, फिर और एक डाटा 55, फिर और डाटा हमारे पास 56, फिर और डाटा हमारे पास आ गया 56 के बाद 5 की सीरीज में 58 आ गया, फिर 6 की सीरीज में हमारे पास 6 की सीरीज में 60 आ गया, 60 के बाद हमारे पास 62 आ गया, 62 के बाद 6 की सीरीज में 68 आ गया, 68 के बाद हमारे पास 7 की सीरीज में बाद 69 आ गया, 69 के बाद हमारे पास आ गया
70, फिर हमारे पास आ गया 74, फिर हमारे पास वापस एक 74 आ गया, फिर हमारे पास एक 82 आ गया, और फिर हमारे पास एक 94 आ गया। और एक डाटा आप देखें, सरप्राइजिंगली वन डाटा इज 6। नाउ आप आराम से पता कर लेंगे आउटलायर कौन सा है। तो आप देखें ज्यादातर डाटा 50 से लेकर 90 के बीच में है। यहां पर कहीं पर एवरेज आएगा, उसके आसपास हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे, और ऑब्वियसली 6 इज वन ऑफ द एक्सट्रीम। ये +-3 सिग्मा में कवर्ड नहीं होगा, इसलिए 6 को हम यहां पर क्या कहेंगे, 6 वुड बी रेफर टू एज आउटलायर। ओके, वैसे हम न्यूमेरिकली भी सबसे पहले मीन निकालें, फिर वेरिएंस निकालें, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें, और स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद आप देखेंगे ये सारे डाटा तो प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा में जो कवर हो रहे हैं उनको हम आउटलायर्स नहीं कहेंगे। सो मीन +-3 आउटलायर्स में है, दे वुड बी सिंपली इनलायर्स। उसके बाहर एक्सट्रीम में हो, दैट वुड बी रेफर टू एज आउटलायर्स। इज इट क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। देखो अब ये डाटा सेट है 11, 15, 10, 37, 17, 14, 9 और 15। इसमें से आपको आउटलायर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप आउटलायर को। वापस मैंने कहा सिस्टमेटिक अरेंज करें डाटा को। 9, 10, 11, 10 आ गया, 11 आ गया, 9 आ गया, 15, 15, 2 बार 15 भी आ गया, एक बार 14 है, सॉरी उसको भी आप यहीं पर रख लेते हैं, लेट्स से इसको 14 कर लिया, 15 एंड 15, 17 एंड देन डायरेक्टली यू आर गेटिंग 37। सो आप देख रहे हैं ज्यादा डाटा 9 to 17 के बीच में है, और वन ऑफ द एक्सट्रीम इज 37। तो व्हाट शुड बी आउटलायर? आउटलायर मस्ट बी 37। अगर हम आउटलायर्स को इंक्लूड करें तो रेंज क्या होगी? तो रेंज हम कैसे निकालेंगे? रेंज इज, आउटलायर को इंक्लूड करने पर डाटा कहां से कहां तक रेंज है? 9 से लेकर 37 तक। तो रेंज कितनी आ गई? 37 माइनस 9, दैट वुड बी द 28, बिकॉज 28 + 9 इज 37। अगर हम आउटलायर को एक्सक्लूड कर दें 37 को, तो रेंज अब आपकी कहां से कहां हो गई? 9 से लेकर 17 तक। तो 17 में से 9 माइनस किया तो आपके पास बच गया 8। तो देखिए आप रेंज में कितना फर्क आ रहा है। तो अगर आउटलायर को आप जैसे ही हटाते हैं डाटा की पूरी शक्ल ही चेंज हो जाती है, और रेंज में फर्क आया तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन में फर्क आएगा। तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप निकाल कर देखें कि आउटलायर को आप इंक्लूड करके रखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या वैल्यू है, और आउटलायर को अगर आप एक्सक्लूड करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन में देखें आप कितना तेजी से चेंज आता है। तो कोशिश की जानी चाहिए ज्यादातर आउटलायर्स व्हिच इज सरप्राइजिंगली अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू, दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन द रिसर्च। ओके, देन मूविंग फर्दर, अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करें और अपना खुद का एक बार दिमाग लगाएं। ओके, मेरे को पता है ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, जस्ट ट्राई इट। सोचें आप। हो गया? इस बार का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, गुवाहाटी वाले पेपर में आया था, बहुत सिंपल सा, आप कर लिया होगा। स्माइल बता रही है आपके चेहरे पर। यस, पहला स्टेटमेंट, an outlier can be defined as a value in a data set that lies more than 3 standard deviation from the mean. Yes, the statement is true. A is true. हमें ट्रू नहीं ढूंढना, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, ए इज ट्रू, ये आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट इसमें देखें क्या है, measures of central tendency and disperse are independent of the presence of outlier in a data set। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि हमने कहा आउटलायर को इंक्लूड करते ही रेंज में फर्क आ जाता है, मीन में फर्क आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन, मोड, मीडियन भी चेंज होगा, आपके पास रेंज,
वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस, क्वार्टाइल डिविएशंस, ये सारी चीजें चेंज होंगी, इसलिए ये बात तो गलत हुई, बी फॉल्स है, तो बी दोनों में फॉल्स है। सी स्टेट standard deviation is a measure of dispersion. Yes, standard deviation is a measure of dispersion. Mean, mode and median, they are the measures of central tendency. And what we have studied is range. Then we have studied interquartile range, that is, and also variance and standard deviation. These are the measures of dispersion. ये बात सही है, तो सी सही है, तो ये आंसर नहीं, उसका पीछे एक ही बचा आंसर, फिर पढ़ लेते हैं। मीन, मीडियन, मोड आर नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नो दे आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो डी इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। ओके, तो बहुत डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इतना ही पता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस मैं एक बार कह रहा हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए। एम्पेरिकल रूल ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड अ मीन, दैट मीन के अगर आप -1 सिग्मा से लेकर +1 सिग्मा तक वैल्यू को लेते हैं तो लगभग 64% के आसपास, सॉरी 68% के आसपास डाटा कवर हो जाते हैं। अगर आप +-2 सिग्मा को आप कवर करते हैं तो लगभग आपके 95% डाटा कवर हो जाते हैं, और +-3 सिग्मा को आप कवर करते हैं तो लगभग 99.7% डाटा है वह कवर हो जाते हैं। ये बात याद रखें आप, है ना। एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, इस फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ था, है ना, नहीं तो आपके लिए कि ओके, यहाँ मैंने वो एडिशन में गड़बड़ कर दी। 34 और 34 मिलकर 68% डाटा होते हैं, तो इट वुड बी 68.26%, है ना, गलती से मैंने 64 ऐड कर लिया था, ये ध्यान रखें। तो रूल इज 68, 95, 99.7, ये ध्यान रखें, बहुत काम की चीज़ है। 68, 95, 99.7, ये एडिशन मैंने थोड़ी गलती की थी, इसको वापस आप करेक्ट कर लें। सो 68 more accurately it is 68.26, 95 that is 95.44, and third is 99.72। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर गड़बड़ की। ओके, चलो, तो मैं ये कह रहा था इस रूल को याद रखें, that you will cover a 68% of data if you carry out +-1 of sigma, you will able to cover 95% of the data अगर आप रेंज +-2 ऑफ सिग्मा लेते हैं। 99.7% डाटा, 99.75% के आसपास डाटा अगर आप इंक्लूड कर लेंगे, आप +-3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। ओके, सपोज आप 99% डाटा को कवर करना है तो अंदाजन कितना +-1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए 99% डाटा को कवर करना है, तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा, 2, क्योंकि 1 में तो सिर्फ 68% आएंगे, 2 से भी ज्यादा क्योंकि इसमें 98%, तो लगभग 3 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 3 के आसपास इट विल गिव यू कवर आ +-3 ऑफ डाटा। ओके, अगर 50% ऑफ डाटा लेकर आना है तो देन इट शुड बी इवन लेसर देन, you can say +-1 of sigma। okay, then now with this rule you have to apply your mind, you have to solve this question। खुद पहले एक बार ट्राई करो, सोचो। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विंग लेंथ इन पॉपुलेशन फ्रूट फ्लाई इज, तो मीन आपको दे रखा है 4 +- सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.2। ठीक है, तो आपको कहा कि 400 फ्रूट फ्लाइज है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ विंग लेंथ ग्रेटर देन 4.4 mm, 4.4 से भी ज्यादा। तो 4.4 कब होता है, जब हम आप देखेंगे
कितना सिग्मा करें, सिग्मा की वैल्यू तो 0.2 है, तो 4.4 करने के लिए आपके पास प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा करना पड़ेगा। 4 के अंदर अगर 4.4 ऑब्टेन करना है तो आपके पास ट्वाइस ऑफ सिग्मा करना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ सिग्मा में कितनी वैल्यू कवर हो जाती है, अभी हमने देखा था ट्वाइस ऑफ सिग्मा के अंदर लगभग यहां से लेकर यहां तक 95% डाटा कवर हो जाते हैं। तो एक बात क्लियर है कि आप अगर 400 प्लस माइनस 0.4 करते हैं तो कितनी डाटा कवर हो जाते हैं, 95%। कितने डाटा अभी भी एक्सक्लूड रहेंगे जो इसमें कवर नहीं होंगे, तो 5% डाटा अभी भी कवर, और हमें ग्रेटर देन बताना है, उस डाटा के अंदर नहीं, इसके बाहर, पीछे भेजते हैं 5%। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं 400 सिर्फ प्लस 0.4 वाले कितने होंगे, तो 90, क्योंकि जितने डाटा इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उतने उतने डाटा इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस 0.4 वाले कितने होंगे, तो 47.5%। तो इससे डाटा अभी भी एक्सक्लूड कितने होंगे, 2.5%। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 4.4 से भी ज्यादा विंग्स हो, इसकी चांसेस होने कितनी है, 2.5%। 2.5% भी किसका, 400 का, तो 2.5% ऑफ 400 आप निकाल सकते हैं। 2.5% ऑफ 400 वुड बी 2.5% ऑफ 400 आप आराम से निकाल सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 10। तो क्या करना है इसके अंदर, वापस यहां पर देखो लिखा हुआ है, मीन कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.2। 4.4 तक जो डाटा आते हैं दैट इज प्लस ऑफ 2 सिग्मा, प्लस माइनस ऑफ 2 सिग्मा के अंदर 95% कवर हो जाते हैं। तो सिर्फ प्लस 2 सिग्मा में, माइनस साइड में नहीं जाना है, तो उसमें डाटा कितने कवर हो जाते हैं, 47.5। 47.5 का 47.5 ऑफ 400, 47.5 ऑफ 400 इज 190। 4.4 में भी कवर ना हो, उससे भी ज्यादा हो, इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ सिग्मा। पीछे ऐसे कितने बचते हैं, 2.5%। 2.5% वो भी किसके, 400 के, तो दैट वुड बी 10। ओके, इसी तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं कि ऐसे कितने बटरफ्लाईज होगी जिनकी विंग है वह 3.6 से भी कम होगी। तो 3.6 का मतलब इट इज -2 सिग्मा, उससे भी कम मतलब -2 सिग्मा से बाहर जाना है, तो -2 सिग्मा तक कितने डाटा कवर हो जाएंगे, 47.5%। उससे भी बाहर एक्सट्रीम में जाएंगे, उसकी चांसेस, उससे बाहर एक्सट्रीम जाने का मतलब इधर इधर भी 2.5% चांस है, इधर इधर भी बाहर जाने की चांसेस 2.5%, 2.4 ये और प्लस 0.1, टोटल इससे भी बाहर डाटा कितने जाएंगे, 2.5% ऑन दिस साइड एंड 2.5% ऑन दिस साइड। तो स्मॉलर साइड पूछा जाता तो ये 2.5%, हायर साइड में पूछा जाता तो ये वाले 2.5%। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो आप, तो और क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अब आपको करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। हुआ है क्वेश्चन? यस, मुझे पता है ये आपने कर लिया होगा। क्या है वापस, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 7.4, दिस इज द मीन, प्लस माइनस 0.02, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये कहा कि इन मोर मेजरमेंट किया जाए, 7.38 से लेकर 7.42 तक कितने डाटा लाई करेंगे, तो 7.38 से 7.24 मतलब कितना गया आप, दिस इज 7.38 कब आएगा, जब इसमें से आप कितना माइनस करेंगे, ट्वाइस ऑफ सिग्मा। दिस वैल्यू वुड बी व्हेन 7.24 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा, तभी आपके पास ये वैल्यू आएगी। ओके, 7.4 प्लस माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है,
0.02, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 7.4 इन प्लस माइनस 1 ऑफ 0.04, सॉरी 7.3, तो 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा है, ध्यान रखें, चलो इट इज 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा, तभी ये वैल्यू आएगी. देन ओनली यू विल गेट, नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 7.38 to 7.42. ओके, सो कितना परसेंट सैंपल इसमें लाई करेगा? नहीं, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, गड़बड़ कर रहे हैं. यस यस स्टूडेंट्स, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आपने तो उम्मीद करता हूँ सही, आपने तो हो सकता है सही किया हो. 7.38, it is only 1 times of sigma. Okay, okay, 1 times of sigma, तो सीधा 7.38 हो गया, और 1 times of sigma plus minus 1 of 0.02, that value will come out to be this. तो 1 time of sigma, तो अब तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. 1 टाइम ऑफ सिग्मा में कितनी वैल्यूज कवर होती है? 1 टाइम ऑफ सिग्मा के अंदर 68%. आंसर क्या हो गया हमारा? 68.2. ओके, मतलब यहां पर ये इसकी बजाय ऐसा लिखा होता 7, जो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों चल रहा था, 7.34 से लेकर 7.46 लिखा होता तो कितना परसेंट डाटा कवर होता? तो हम कहते ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा करने पर आती है, फिर आपका 99% कवर होता है. और यहां पर ऐसा लिखा होता है 7.36 से लेकर 7.44 तक कितना, तो ये देख ली प्लस माइनस 2 ऑफ सिग्मा है, और प्लस माइनस 2 ऑफ सिग्मा है, तो उस कंडीशन में फिर डाटा कितना होता? 95. तो ये रूल याद रखें, 68% प्लस माइनस 1 सिग्मा में, 95% प्लस माइनस 2 सिग्मा में, 99.7%, लगभग 99.7 या 99.8 जो भी है, दैट वुड बी व्हेन देयर वुड बी प्लस माइनस 3 सिग्मा. तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वह हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा, जिसमें हमने रेंज पढ़ा, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी पढ़ा, ओके, और क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में भी बात की. हमने वेरिएंस निकालना सीखा, और वेरिएंस का अंडर रूट करते ही हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है. स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर हमने 68, 95, 99.7 रूल भी पढ़ा, जिसमें प्लस माइनस 1 सिग्मा आया, प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ सिग्मा और प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा, ये बात भी हमने डिस्कस की. और उसके ऊपर बेस्ड अब तक जो हमारे क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में आए हैं उनको हमने सॉल्व किया. ओके, आप कुछ और इसी तरह क्वेश्चंस खुद क्रिएट करना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना. तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड. ओके.